हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो चलिए आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 9। 8 लेक्चर पहले आ चुके हैं, तो आपने आई होप वो सब देख लिए होंगे। और जो कंटिन्यूटी में लेक्चर देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको लेक्चर देखने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मीन्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कोई भी चीज़ है ऐसी जो नहीं क्लियर हो रही, प्लीज़ उसको कमेंट करके पूछ ला करो, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और एक न्यूज़ और है आपके लिए, इसी वीक में या होपफुली नेक्स्ट वीक आपकी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स आपके पूरे सिलेबस से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। उस उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स भी समझ लेंगे। और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे या तो प्रीवियस ईयर होंगे या जिनकी पॉसिबिलिटीज़ होगी कि आपके बोर्ड में आए, ठीक है। तो बोर्ड के क्वेश्चंस हम लगाएंगे, ठीक। और भी अगर कोई डाउट है आपका, आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ उसको कमेंट करके पूछ लो। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। अभी आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो, एक मॉलिक्यूल है, कई बार वो मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कारण उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। अब मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। एक ही फॉर्मूले के अलग अलग स्ट्रक्चर आप बनाते हो जब, तो उन स्ट्रक्चर्स के कारण कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो उन्हीं चेंज जो है ना, इस फिनोमिना को, कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कारण प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और जिन मॉलिक्यूल्स में ये होता है, जो मॉलिक्यूल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स। उन्हें क्या बोला जाता है, आइसोमर्स। तो क्लियर है। द फिनोमिना ऑफ हैविंग टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी बट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ये कंडीशन ध्यान रखना आइसोमर्स में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले अगर आपको चेक करना है ना कि कोई आइसोमर है या नहीं, आप मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करोगे। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। कभी भी आपको 2 3 4 मोलिक्यूल दे दें, अगर आपको चेक करना है कि भैया ये आइसोमर होंगे एक दूसरे के या नहीं, तो सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी होती है आपको, कि आप उसका मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करोगे। मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे चेक करेंगे यार, जो भी उसमें है, कार्बन है वो काउंट कर लो कितने हैं, हाइड्रोजन है वो काउंट कर लो, ऑक्सीजन है वो काउंट कर लो, सब कुछ काउंट करके देख लो कि सब सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर सब सेम है तो मीन्स उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब देखो, अब आइसोमर्स आपके सिलेबस में कितने तरह के हैं, है ना, कितने तरह के आपको आइसोमर्स पढ़ने हैं। आइसोमर्स जनरली तो 2 तरह के होते हैं बेटा। एक होते हैं स्ट्रक्चरल और एक होते हैं स्टीरियो। अब स्टीरियो जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके क्लास 11th में आते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, वो आपके सिलेबस में नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमर आपके सिलेबस में है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है चेन आइसोमर, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमर्स। और तीसरा होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यही 3 हमें पढ़ने हैं और छोटे छोटे हैं, बहुत इजी है। आइसोमेरिज्म का टॉपिक बहुत इजी है। तो देखो, पहला हम स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो कंडीशन सिंपल, कोई भी आइसोमेरिज्म हो उसमें मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहता है, सेम रहता है। चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर आपको चेक करना है ना कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे, सबसे पहले चेक करोगे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं, उसके बाद चेक करोगे फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं।
ये भी सेम है। अगर मेन चेन कार्बन एटम डिफरेंट हैं तो उसमें क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म। मेन चेन कार्बन एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये कंडीशन होती है आपको चेक करने की, ठीक है, कि अगर मॉलिक्यूल्स में आपको चेक करना है कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे चेक करोगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे सेम है या नहीं, फंक्शनल ग्रुप चेक करोगे सेम है या नहीं, और उसके बाद देखोगे मेन चेन कार्बन एटम काउंट करोगे। अगर वो डिफरेंट आ गए तो वो क्या है, चेन आइसोमर्स। वो क्या है, चेन आइसोमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम ये एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। पहले तो आप इसका नाम ही बता दो, कमेंट करके इसका नाम बता दो क्या है। और अब ये हमने बनाया। अब इसको चेक करते हैं कि ये आपस में चेन आइसोमर हैं या नहीं है। देखो पहले तो क्या चेक करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करना है। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 2 5 और 2 7, और यहाँ पे भी एक लगेगा भाई, ठीक है। कितने हो गए, 3 2 5 और 2 7 और 3 10, 10 क्या हो गए, हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, C4H10। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3, एक मिनट एक यहाँ पे लगेगा, 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। फंक्शनल ग्रुप चेक करो अब सेम है या नहीं। सब के सब में क्या है, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्केन है। यहाँ पे भी सब कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, एल्केन है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्या चेक करना है, मेन चेन कार्बन एटम। अब इसमें मेन चेन में कार्बन एटम कितने हैं, ठीक है। मेन चेन में कार्बन एटम कितने हैं, 4 कार्बन एटम हैं। यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन एटम हैं, 3 कार्बन एटम है। तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, मेन चेन कार्बन एटम क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, ठीक है। मेन चेन कार्बन एटम डिफरेंट हो गए तो ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हैं, आइसोमर्स हैं। और आइसोमर भी कौन से, चेन आइसोमर्स। कौन से हैं, चेन आइसोमर्स। तो आई होप क्लियर हो रहा है। और आपको देखो मैं सिंपल बताता हूँ, आप ये चेक कर लो। अगर किसी को ये भी नहीं पता चल रहा ना भाई मेन चेन कार्बन एटम सेम है या नहीं, आप उसका IUPAC करो। IUPAC नेम लिखो। IUPAC नेम हमेशा क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। IUPAC नेम क्या आएगा, हमेशा डिफरेंट आएगा। इसका क्या आएगा, ये तो क्या है, ब्यूटेन, और ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो IUPAC नाम क्या आता है, डिफरेंट आता है। क्लियर है। तो एक एग्जांपल से और देखते हैं। जैसे एक ये हो गया, और अब इनमें क्या चेक करना है, तो ये आइसोमर्स हैं या नहीं, अगर हैं तो कौन से आइसोमर्स हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 और 2 5 और 2 7, 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन। सब में इसमें भी चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 3 4 और 3 7, 8 9 10 11 12, 12 इसमें क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए।
और इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 6 9 12, 12 क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गए। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम आ रहा है। सभी क्या है, एल्केन है। फंक्शनल ग्रुप भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब मेन चेन कार्बन एटम देखो, यहाँ पे कितने हैं, 5 कार्बन एटम है मेन चेन में। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो भी क्या है, 5 कार्बन एटम है मेन चेन में, ओह सॉरी 4 कार्बन एटम है मेन चेन में। और यहाँ पे चेक करोगे तो कितने हैं, 3 कार्बन एटम है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है मेन चेन के अंदर। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, चेन आइसोमर्स। सब कैसे होंगे, ये चेन आइसोमर्स। अब कोई बच्चा कहता है कि सर इसको मैं इधर ना लगा के इधर लगा देता हूँ, है ना, एक और मेरा क्या बन जाएगा, आइसोमर बन जाएगा इसी में। तो बेटा जब आप इसका इधर से नाम लिखो या इधर से नाम लिखो, ये क्या आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन ही आएगा, है ना। तो अगर आप कोई बना देते हो, फॉर एग्जांपल इसी का कोई बच्चा ऐसे बना देता है, CH3CH CH3CH2 CH3, और कहता है ये भी क्या है, एक इन्हीं का आइसोमर है। तो इसका और इसका नाम लिख के देखोगे ना बेटा, वो सेम आएगा। अगर IUPAC नेम सेम आ गया तो वो आपस में आइसोमर नहीं होंगे, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। और अगर आपको चेन आइसोमर बनाना आ जाए, है ना, मान लो इसी का अगर आपको ये कह देते हैं कि चेन आइसोमर बना के दिखाओ, तो बेटा चेन आइसोमर कैसे बनाओगे, अब आप उसका उल्टा कर दो। देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगे, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या करते जाओ, चेन में अलग करते जाओ। पहली बार आपने 5 ले लिए, फिर 4 कर दिए, फिर 3 कर दिया, फिर आप 2 भी करके देख लो। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर 2 करने पे, जब आप 2 करोगे नाम डिफरेंट आता है, ठीक है, IUPAC करके देख लो। सबसे बेस्ट तरीका तो मैं आपको बताऊंगा, IUPAC नेम लिखो, IUPAC नेम डिफरेंट आया तो वो आइसोमर है। क्लियर। अब कैसे होंगे वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट आ रहे हैं तो चेन आइसोमर। चलिए सेकंड पे चलते हैं, पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर कैसे चेक करेंगे, तो कोई भी आइसोमेरिज्म हो, चाहे चेन हो, पोजीशन हो, फंक्शनल ग्रुप हो, क्या होगा बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा। सबसे पहली तो कंडीशन ही यही है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। अब इसमें क्या होता है, दूसरी चीज़, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा इसमें। पोजीशन आइसोमर में भी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। इसमें मेन चेन कार्बन एटम भी सेम होंगे, ठीक है। मेन चेन कार्बन एटम भी अगर आपके सेम आ गए तो वो चेन आइसोमर तो हो नहीं सकता, वो क्या होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगी आपकी, डिफरेंट होगी। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट आएगी तो वो क्या हो गया, आपका पोजीशन आइसोमर हो गया। क्लियर। जैसे इसमें आप चेक करके देखो, सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, मोलिकुलर फॉर्मूला। यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओ, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए 3, और तो 5 और 2 7, 7 हाइड्रोजन हो गए, और साथ में क्या लगा हुआ है, OH एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, 3 और 3 6 और 1 7 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। दूसरी चीज़ ध्यान ये रखनी है कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो, ठीक है। मेन चेन कार्बन एटम की बात करें, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है मेन चेन में। यहाँ पे भी कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है ना। तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी क्या आया, सेम आया। फंक्शनल ग्रुप भी क्या आया, सेम आया।
मेन चेन में कार्बन एटम भी क्या आगे सेम आगे। तो अब देखो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे, है ना। नंबरिंग आप करोगे तो कौन से कार्बन पे आएगा, सेकंड कार्बन पे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है वो किस पे आ रहा है, फर्स्ट कार्बन पे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है सेकंड कार्बन पे। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, तो ये आपस में कैसे कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। कैसे कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। नाम अगर इसका लिखना चाहो तो ये क्या होगा, प्रोपेनॉल। ये क्या होगा, ये क्या होगा, प्रोपेन 2 ओल, है ना। चलो इसका नाम अगर लिखें प्रोपेन, ये 1 ओल होगा, और ये प्रोपेन 2 ओल होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम, मेन चेन कार्बन एटम भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही है। और आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप की अगर पोजीशन डिफरेंट है तो वो क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। तो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चेक करो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, चेक करना है। लास्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, या फंक्शनल आइसोमर्स भी बोल देते हैं इसमें। अब इसमें भी क्या रहेगा, पहली कंडीशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एक मिनट, हाँ, मेन चेन कार्बन एटम भी सेम रहेंगे। डिफरेंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप ही इसमें डिफरेंट होगा। अब एक्चुअल में मैं आपको ना सीधा एक एडवाइस दूंगा यहाँ पे, जो मैंने अभी तक कभी नहीं दिया आपको। इनको ना याद कर लेना, क्योंकि अगर इनको समझने जाओगे थोड़ा सा आपका आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें है भी नहीं। जैसे अब इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट क्यों होते हैं, एटम की अरेंजमेंट के कारण फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बन जाता है। आपको याद क्या रखना है कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है वो क्या होता है, कीटोन होता है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होता है, कीटोन होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक मॉलिक्यूल लिया C3H6O। अब इस मॉलिक्यूल के मैं स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ C3H6O, इसको ऐसे बना सकते हैं, और इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे एंड में लगा दिया C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन की एटम के पोजीशन की डिफरेंस के कारण इसमें क्या बन गए, यहाँ पे ये क्या बन रहा है आपका, CHO ग्रुप बन रहा है, एल्डिहाइड। और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, कीटोन बन रहा है। जबकि फॉर्मूला देखो दोनों के ही क्या है, सेम है। फॉर्मूले तो दोनों के ही सेम है ना, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 1 6, और 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है। रीज़न क्या है इसका, कैसे बनते हैं ये, अरेंजमेंट ऑफ हेट्रो एटम। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ हेट्रो एटम्स के कारण क्या हो जाते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ जाता है। हेट्रो एटम आपने एंड में लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया, बीच में लगा दिया तो क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। ठीक है, और इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का याद रखना दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एस्टर होता है। आई नो एस्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन है, जैसे C3H6O2, C3H6O2। अब यहाँ पे आप एक क्या फ़र्क देखोगे कि यहाँ पे क्या है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। 1 ऑक्सीजन वाले एटम में क्या होते थे, अल्कोहल
एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें से एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा ईथर, वो तो आपके सिलेबस में वैसे ही नहीं है। तो C3H6O2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम वाले मैंने कौन से लिखवाए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इसीलिए वहाँ पे मैंने एस्टर लिखवाया था। ठीक, तो अब इसमें भी देखो C3H6O2, CH3 CH2 COOH, एक ऐसे लग सकता है ये, या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, ये होता है आपका एस्टर, है ना। यहाँ पे ये और ये, क्लियर। फॉर्मूला चेक कर लो, फॉर्मूला बना के देख लो, 3 कार्बन, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे भी 3 कार्बन, ठीक है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप बना, ये ग्रुप आपका क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ग्रुप आपका क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जबकि ये ग्रुप क्या बन गया आपका, एस्टर। इससे आपका क्या बन गया, ये एस्टर, ठीक है। और तीसरा जो आपका एल्कोहल होता है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है ईथर, जो आपके सिलेबस में नहीं है, और इसको याद करना है, करना नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब ये भी मैंने क्यों बताया, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आई डोंट नो क्वेश्चन नंबर क्या था, 50 के अराउंड है या 60 के अराउंड, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 51 52 ऐसा भी हो सकता है, उसमें ये चीज़ पूछी हुई है, एनसीईआरटी में नहीं है आपके, ठीक है। कई बार बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि वो सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई करते हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर आ जाता है बेटा, वो कितना बाहर आता है, जितना आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, इसीलिए आपको ऐसे कराया है, क्योंकि डिटेल इसकी बहुत ज़्यादा है, तो वो तो आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा कम्प्लीटली। नेक्स्ट क्या है, अब आइसोमेरिज्म यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड की क्या क्या होती हैं, इसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कल बाकी जितनी भी 2-3 और रह जाएंगी, एडिशन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड सोप डिटर्जेंट वो आ जाएगा। तो 2-3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन्स की अगर हम बात करें तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एटम आप लगा दो, सब्स्टिट्यूट करा दिया, एक को हटा के दूसरा लगाना, वो क्या कहलाता है, हमारा सब्स्टिट्यूशन। बट एल्केन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये कैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब इनके बीच में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, ठीक, ये काफ़ी ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी अच्छा खासा बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना पड़ेगा और उसकी जगह क्या आएगा, कोई और एटम आएगा। अब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए एल्केन्स जो होते हैं जनरली अनरिएक्टिव होते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं, जनरली अनरिएक्टिव होते हैं, मीन्स वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। बट यहाँ पे एल्केन्स की क्लोरीन के साथ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देते हैं, तो उसी को हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन। मीथेन की क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जो होती है ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट के लिए आपको पता है HNu भी लिखा जाता है। तो देखो मीथेन CH4
Cl2। अब जनरली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। कार्बन एक हाइड्रोजन ये है और प्लस Cl2 में Cl बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड बना होगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है। इसका ये वाला क्लोरीन इधर आ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। दो क्लोरीन अलग अलग हो गए ना, एक इधर आ जाएगा कार्बन के साथ और ये जो हाइड्रोजन निकला यहाँ से वो इस क्लोरीन के साथ जाके प्रोडक्ट बना लेगा। तो यहाँ पे क्या बना, C3 हाइड्रोजन CH3, एक क्या आके लग गया यहाँ पे Cl, और इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना लिया HCl। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया क्लोरोमीथेन। बट ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती, ये रिएक्शन आपकी यहाँ पे रुकती नहीं है। अगर आपके पास अच्छा खासा क्लोरीन है तो ये रिएक्शन चलती जाती है। ठीक है, कब तक चलती जाएगी, जब तक एक एक करके ये सारे हाइड्रोजन यहाँ से अलग ना हो जाएं। अब ये जो बना है क्लोरोमीथेन, ये दोबारा से Cl2 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। CH3Cl दोबारा से क्या करेगा, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा। अब रिएक्शन फिर से वही देखो, एक और मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको करनी है। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है, सॉरी यहाँ पे एक तो क्या है Cl है और यहाँ से फिर से Cl ये बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CH बॉन्ड टूटेगा। एक Cl यहाँ आएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ मिलके फिर से HCl बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, अब एक कार्बन, दो हाइड्रोजन रह गए, दो क्लोरीन आ चुके हैं अब, और फिर से क्या बन गया, ये HCl बन जाएगा। अब ये इसका नाम क्या होगा, डाईक्लोरोमीथेन। दो क्लोरो आ गए तो डाईक्लोरोमीथेन। अब क्या ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगी, नहीं, क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन और बचे हुए हैं। यहाँ पे फिर से जो CH2Cl2 है वो फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और कंपाउंड बनाएगा। फिर से क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बने हुए हैं दो, वो टूटेंगे। ये एक बॉन्ड तोड़ दिया, ये एक बॉन्ड तोड़ दिया, ये इधर आएगा और ये इधर। तो फिर से रिएक्शन में क्या हुआ, अब क्या बना, एक हाइड्रोजन रह गया, HCl3 और प्लस HCl। इसे क्या बोला जाता है, ट्राईक्लोरोमीथेन। और इसका दूसरा नाम भी याद रखना, कॉमन नेम, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। बेहोश करने के काम आता है, क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अभी भी ये रिएक्शन नहीं रुकेगी यहाँ पे, है ना। एक हाइड्रोजन अभी भी है तो ये फिर से क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। और अब ये हाइड्रोजन भी अगर मैं डायरेक्ट हटा दूँ, ये हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, CCl4 प्लस HCl। ठीक है, ये क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आई होप आपको क्लियर होगी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।